हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट। जैसे पहले आपको पॉलिटिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया था, ओवरव्यू टाइप। तो आगे कंटिन्यू पॉलिटिकल लेक्चर करेंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, 2, 3 करके, और अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर भी हम चलेंगे। तो आज हम पॉलिटिक को ना देखते हुए आज हम देखेंगे जियोग्राफी को। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफी को, चलो ज़्यादा टाइम अकॉर्डिंग टू भाई ये HCS और UPSC के ज़्यादा अंतर नहीं है। HCS के अंदर थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो GK के अनुसार बदल जाएंगी, बाकी लगभग सेम ही है। मतलब HCS हो या UP PCS हो, MP PCS हो, राजस्थान PCS, मतलब जितने नॉर्थ के PCS हैं, इवन गुजरात, एक लैंग्वेज का फ़र्क ज़रूर होता है थोड़ा बहुत। एक उनकी ज्योग्राफी का जो हम देखते हैं वो उनका जनरल जो नॉलेज है उसके अंदर कवर होती हैं, पर बेसिक जो सब्जेक्ट रहते हैं वो ये रहते हैं, और हम बेसिक से ही करके और इसी को आगे लेते हुए हम चलेंगे। तो अब हम चलते हैं ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, उसके बाद चैप्टर शुरू कर देंगे। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से बल्कि मिली हैं, दो शब्द इसके अंदर। देखो, पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो सिलेबस के अंदर हम डिस्कस करते हैं जैसे कि HS के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर ना एक तो आएगी आपके पास इंडियन प्लस वर्ल्ड। ये किस रिगार्डिंग चल रहा है, ये मैं पहले देखता हूँ प्री के रिगार्डिंग कि भाई प्री के अंदर क्या क्या है। इसके अंदर इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों होंगे, और इसके अंदर आपको फिजिकल करनी पड़ेगी ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। अच्छा, आप ये पूछोगे चलो फिजिकल मेरे को समझ में आ जाती है, सोशल मेरे को समझ में आ जाती है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम कैसे क्या करें। इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे कि ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे होती है किसी भी स्टेट की, स्टेट इन द सेंस फॉर कंट्री, या उस रीजनल इलाके की कि कैसे ग्रो करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स वगैरह सब ज्योग्राफिकल डिपेंडेंसी होती है। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपकी इकोनॉमी पे इकोनॉमी उसके ऊपर चलती है, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, तो वो ज्योग्राफी में लिंक कर देते हैं। फिजिकल के लिए भाई आपको देखते हैं प्लेन्स कैसे हैं, प्लेटू कैसे हैं, माउंटेन्स, रिवर्स और ये सब कुछ। जबकि सोशल के अंदर आपके लगभग हम इंक्लूड करके चलते हैं कि डेमोग्राफी, मेनली ये डेमोग्राफी इन द सेंस मतलब पॉपुलेशंस, कि जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है इन साउथ के अकॉर्डिंग। इंडिया की अगर मैं लेके चलूँ तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर है, प्लेन लैंड्स है, और मतलब आपको बता दूँ इंडो गैंगेटिक प्लेन जिनको बोला जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा आ जाता है, कंप्लीट राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से नीचे लगता हो थोड़ा मध्य प्रदेश और सब कुछ, ये ब्रॉडली। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की पॉपुलेशन हाई पाई जाती है। ये सब कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। तो ये है आपका मोटा मोटा प्री का, और सेम आज मेंस के अंदर चलते हैं। तो मेंस के अंदर वही है सेम कि भाई एक तो आप वर्ल्ड को देखोगे, इसके अंदर आप फिजिकल जियो देखोगे, नेचुरल रिसोर्स देखोगे, आप इसके अंदर इंडिया, थोड़ा सा इसके अंदर क्या है दिक्कत, इंडिया के साथ साथ आप क्या देखोगे, इंडिया के आसपास की चीज़ें, यानी कि सब पार्ट ऑफ एशिया, यानी कि आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाओगे, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाओगे, इसकी ज्योग्राफी देखोगे। फिर इसके बाद आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, कि इंडस्ट्री कैसे है दोनों के अंदर, वर्ल्ड प्लस इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो इसके अंदर हम कभी भी इंक्लूड नहीं करके चलेंगे हरियाणा, इसके अंदर इंक्लूड कर चलेंगे इंडिया। और फिर इसके लिए मैं आपको थोड़ा बुक सजेस्ट कर देता हूँ कि आप जो किताब भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। देखो भाई 6 to 12 की NCERT, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एक बुक जिसी लियोंग नाम से आती है, वो आप ले लीजिएगा, उसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आप कहाँ स्टडी करें, देखो दो जगह से है। एक तो आपका द हिंदू, आप सेल्फ से अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो द बेस्ट है, वरना कोई भी एक यूट्यूब, जैसे मैं आपको बता देता हूँ रिकमेंड करूँ तो एक दीपक यादव एजुकेशन नाम से है, दीपक यादव एजुकेशन नाम से एक, वो द हिंदू डेली पढ़ाते हैं,
उनके वहाँ से कर सकते हो। और मैगज़ीन आती हैं कुछ, मैगज़ीन इन द सेंस जैसे कि आपको मैगज़ीन आगे बताऊँ तो मैगज़ीन के बारे में एक आपको कोचिंग सेंटर पता होगा, आईएएस दृष्टि करके है, तो वो अपने स्टेट पीसीएस के लिए हर मंथ, एवरी मंथ 30 से 50 पेज की एक मैगज़ीन निकालते हैं। मैक्सिमम 50 होते हैं और मिनिमम 20 भी हो सकते हैं, 30 तक निकाले जाते हैं हर मंथ के अंदर। तो भाई अगर आप 30 पेज या 40 पेज अगर एक महीने के अंदर कवर करने होते हैं, आई थिंक आप कर सकते हो इतना तो, और इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना तो फिर इस कॉम्पिटिशन बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बुक्स वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। अब मैं मेन बात करूँ एचसीएस के ऊपर, तो भाई देखो एचसीएस के ऊपर मैं अगर बता के चलूँ तो पिछले 5 से 8 साल हर बार 16 क्वेश्चन आते हैं, नियर बाई +1 -1 करके। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई कभी 15 आ गए या कभी 17 भी आ गए, पर नियर बाई 16 क्वेश्चन रहते हैं। ये जोग्राफिकल पैटर्न होता है। चलो ये तो मैं आपको बता दिया सब चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें जो ऊपर की थी। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, तो हम शुरू करते हैं जियोग्राफी या जोग्राफी। अच्छा, इसके अंदर 2 शब्द हैं, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी भी चीज़ को बताना, यानी कि अर्थ को बताने का तरीका, उसको डिस्क्राइब करने का, तो उसके अंदर हम देखते हैं जियोग्राफी। अब हम इसके थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको ही। तो देखो हम फॉलो करेंगे थोड़े बहुत एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं रिचर्ड हार्स्टोन नाम से एक व्यक्ति आया, और उन्होंने पहली बार क्या कही कि एरियल डिफरेंशिएशन, उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या दी, एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस, कि जो अर्थ की सरफेस है ना उसके अंदर, यानी कि एरिया के अंदर डिफरेंशिएशन क्या क्या है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या क्या चीज़ें अलग हैं या कॉम्बिनेशंस हैं या क्या क्या फैक्टर्स हैं। फेस के बाद एक और नाम आता है, उसका नाम होता है भाई हेट्रॉन, ये ई है हेट्रॉन। इसके अंदर ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि ज्योग्राफी को ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फिनोमिना के ऊपर बात करते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमिना एट डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। ये क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को बताते हैं कि जो डिफरेंट फिनोमिना हैं जो घटित हो रही हैं, घटनाएं एक अर्थ की सरफेस के ऊपर, इंडिपेंडेंसी ऑफ एरिया ओन डिपेंडेंसी ऑफ एरिया, कि इस एरिया के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको हम ज्योग्राफी यहाँ पे लेके चलते हैं। ये आपसे इतना कोई पूछेगा भी नहीं, ये डेफिनेशंस वगैरह, और ये बेसिकली आपको बताने के लिए हैं। और बाकी आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। नोट्स वोट्स आपको तैयार करने हैं तो देखो मेरे इस लेक्चर से तो पॉसिबल नहीं है नोट्स तैयार करने, मेरे इस लेक्चर से तो पॉसिबल नहीं है नोट्स वगैरह तैयार करने इतने, तो नोट्स वगैरह आप एनसीईआरटी को ही प्रेफर करके चलिए। मतलब मेरा मानना है कि आप एनसीईआरटी में यहाँ समझा दूंगा चीज़ों को, आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उसी से सिलेक्शन होगा और किसी से नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं, व्हाट क्या है, वेयर कहाँ है, और वाई क्यों। जो वाई क्या होता है ना, ये आपको ज्योग्राफी को ले जाता है जैसे साइंस के बिलीव में। ज्योग्राफी 8 सब्जेक्ट हट के साइंस के अंदर आ जाती है इस वाई की वजह से। चलो हम देखते हैं अलग अलग। जैसे वेयर, ये आपको लोकेशन कहाँ है। व्हाट, ये आपको डिस्क्राइब कर देता है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशंस के ऊपर। और वाई आपको पता है एक्सप्लेनेशन, और आइडेंटिफिकेशन किसकी, नेचर की, और कल्चरल फीचर्स की, ये आपको डिस्क्राइब करके देते हैं।
तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ज्योग्राफी का इवोल्यूशन और ये सब कुछ कैसे क्या चल रहा है। आप जो बाहर से वॉइस आ रही है उनको अवॉइड करिए थोड़ा, और इस पे फोकस रखिएगा। थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह अवॉइड कर दीजिएगा, या थोड़े कम आवाज़ आ रही हों तो हेडफोन वगैरह लगा लीजिएगा, या लीड वीड जो भी आपके पास पॉसिबल चीज़ें हों। अच्छा, हम देखते हैं इवोल्यूशन एंड की पर्सनैलिटीज़। तो हम अब इसके अंदर चलते हैं, तो पहले चलते हैं 16th सेंचुरी के अंदर, 6वीं शताब्दी के अंदर। तो इसके अंदर है ना मतलब जिसको माना जाता है ना, पहली बार आया हैक्टियंस ऑफ मिलेटस, ये नाम है पूरा पूरा एक। इनको माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, ओल्ड ज्योग्राफी। किसका? ओल्ड का। इसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्क्राइब किया, इन्होंने डिस्क्रिप्शन किसका दिया? अर्थ का। फर्स्ट टाइम अर्थ का डिस्क्रिप्शन किन्होंने दिया था? इनने दिया था। इसको आप HM से याद कर लीजिएगा। मैंने जैसे ट्रिक बनाई है वो तो यही है कि पहली बार जो घड़ियाँ आपकी कंट्री में यानी इंडिया कंट्री में कब आई थी? HMT। तो T से बड़ा करके फर्स्ट और HM, इन्होंने पहली बार किसको करा था? अर्थ को डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इन्होंने दिया था। और ये इनकी अप्रोच कैसी थी? इनकी सिस्टमेटिक अप्रोच थी एक। अब सिस्टमेटिक का मतलब कहता है, सिस्टमेटिक होता है कि पहले, दूसरा और तीसरा ऐसे पायदान के ऊपर लेके चलना। सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने ही दिया था पहली बार। इसके बाद आए भाई हीरोडोटस नाम से व्यक्ति। ये कब आए थे? ये 444 से लेके 425 BCE की बातें चल रही हैं भाई, ये याद रखिएगा। मतलब ये नंबर याद करना ज़रूरी नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिएगा, थोड़ी क्रोनोलॉजी के टाइप में। सबसे पहले HM आए, फिर HM के बाद खाली H आए, फिर E आएगा, ये आपको पता चलाऊँगा मैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी इज़ हिस्ट्री। इन्होंने क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? इन्होंने क्या किया, जितनी भी हिस्ट्री है वो मस्ट, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, मस्ट का, मस्ट बी ट्रीटेड एज जियोग्राफी। मतलब जितनी भी आपकी हिस्ट्री में घटना घटी हैं, लड़ाई, वॉर, भुखमरी, ये जो भी हुई है, वो सब कुछ ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती थी। और जितनी भी ज्योग्राफी आप पढ़ो या पढ़ाएं, वो डिपेंड करती है आपकी हिस्ट्री के ऊपर, और हिस्ट्री डिपेंड करती है आपकी ज्योग्राफी के ऊपर। तो यानी कि ये कोरिलेशंस वगैरह बता रहे हैं इस टाइप से। तो फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगला नाम आता है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने इसका नाम भाई, जैसे इसका नाम है अर्थोटेनियस करके, अर्थोटोन, मैंने इसका नाम अर्थ ही निकाल रखा है। अच्छा, इसका नाम अर्थ भी क्यों निकाल रखा है ये बताऊंगा। ये 276 के अंदर, ये मतलब सब BCE की बातें हैं, सी की बातें हैं, इसको इतना याद नहीं रखना। अच्छा, इन्होंने जो वर्क किया था ना वो बढ़िया था। इन्होंने पहली बार टर्म दी थी, कौन सी टर्म? जियोग्राफी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि भाई ज्योग्राफी टर्म किसने पहली बार दी है, तो ज्योग्राफी टर्म पहली बार किसने दी है भाई? ERATOSTENS ने, जो भी आप इसको डिस्क्राइब करें जैसे नाम से। मैंने इसका नाम अर्थ निकाल रखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि लिविंग बीइंग सबसे पहले कहाँ आए थे? सब जगह से, अर्थ के ऊपर। तो पहली बार किसने डिस्क्राइब की थी ज्योग्राफी? अर्थ ने। ये भाई मेरे कुछ ट्रिक्स हैं। जैसे HMT, उन्होंने पहली बार क्या किया था? उन्होंने पहली बार मतलब ओल्ड फादर भी माने जाते हैं डिस्क्रिप्शन के, और सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच से ज्योग्राफी पढ़ने से, पर उन्होंने नाम नहीं दिया ज्योग्राफी, उन्होंने कोशिश की है वो बस, और इन्होंने प्रॉपर नाम दिया है। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया जब, अच्छा, अर्थ में क्या है? अर्थ में टिल्ट है एंगल का, यानी कि अर्थ एक्सिस है, ये भी इन्होंने बताया। फिर इन्होंने एक काम और बेहतरीन किया था, इन्होंने अर्थ का
सरकमफेरेंस ये भी बताई, ये इन्होंने बताई थी 39,870 किलोमीटर, और जो करंट पाई गई बाद में आफ्टर रिसर्च 0.75 किलोमीटर, तो नियर बाई बहुत नज़दीक इन्होंने उस टाइम पे दे दी थी। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं कि भाई उन्होंने किस हिसाब से नापी थी, भाई तारा देख के, भूमंडल तारा देख के, तीस मतलब वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसमें जाने की कोई जरूरत भी नहीं है, इतना बहुत आपके लिए। हाँ, ये 3 चीज़ें इसकी ज़रूर याद रखिएगा, ये अर्थ के नाम से, कि अर्थ की टिल्टेशन किसने दी, अर्थ ने, अर्थ का सर्कमफेरेंस किसने दिया, अर्थ ने, और टर्म ज्योग्राफी कब किसने दी, अर्थ ने। पर ये अर्थ आप ERTH मत कर देना भाई, ERATOSTHEN अर्थोटस बोलते हैं इनको। अच्छा, इसके बाद जो अगला नाम आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही बोल देते हैं इसको, मैं इसको मानता हूँ AVH फिनोमेना होता है, बाद में बताएंगे आप। तो इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न। अच्छा, जब आपसे कोई पूछे कि ओल्ड का तो हैक्टन, और नए का एलेक्जेंडर। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, इन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच अप्लाई की। अच्छा, और भी इन्होंने 2-3 काम किए, मैं आगे आपको बताता हूँ। अरे यार, ये बार बार हो जाता है, इसको देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही करके चलते हैं। अच्छा, 1846 के अंदर इन्होंने, AVN ने क्या दिया था, कोल्ड वाटर करंट फिनोमेना। अच्छा, ये कोल्ड वाटर करंट फिनोमेना होता क्या, ये हम आगे बताएंगे, पर इससे आप इतना याद रख लीजिए कि इल निनो जो इफेक्ट होता है ना, या आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी होगा इल निनो इफेक्ट बार बार आ रहा है, वो क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि भाई US है, इस तरफ इंडिया है, इनके बीच में एक समंदर है, उस समंदर के अंदर यहाँ से कोल्ड होती हैं, तो वो ओट में आती हैं, ओट वो कोल्ड जाती है, ये करंट फिनोमेना चलता रहता है, इसकी वजह से मानसून आता है, वो सब कुछ बाद की बातें हैं। फ़िलहाल इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अच्छा, 5वां नाम को क्या है, 5वां नाम आया कार्ल रिचर। एक मिनट, सॉरी, कार्ल रिचर। तो ये कब आए थे, मतलब 1709 से 1859 तक, ये कोई ज़रूरी नहीं है याद करना। इन्होंने पहली बार क्या दिया, रीजनल ज्योग्राफी, यहाँ पे टर्म आती है रीजनल जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी। देखो, जो स्क्रीन है इसके ऊपर थोड़ा दिखाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और मेरी इतनी आदत भी नहीं है भाई, तो आप थोड़ा राइटिंग को देख लीजिए। इन्होंने ना रीजनल ज्योग्राफी दी। रीजनल ज्योग्राफी का मतलब देखो, रीजन और ज्योग्राफी 2 चीज़ें। रीजन का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ज्योग्राफी आपको मैंने पहले बता दिया है। तो इसके अंदर क्या बताया इन्होंने कि ह्यूमन एक्टिविटी है ना, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, और इन्वायरमेंट ह्यूमन एक्टिविटी रिलेशंस क्या होता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जियोग्राफी, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ज्योग्राफी जो है ना, वो इंटीग्रेशन या इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है। यानी कि क्या है इसका मतलब, ये मिक्स है, इंटीग्रेटिंग मतलब मिक्स विद आवर अदर सब्जेक्ट। ये मैं बताता हूँ, जो ये सब कुछ कार्ल रिचर की इनके ऊपर चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं है ये कुछ। तो जो मैं आपको बताता हूँ, ज्योग्राफी इंटीग्रेशन सब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, लिंकेज विद नेचुरल साइंस। क्या ये लिंकेज विद नेचुरल साइंस। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेता हूँ।
लिंकेज होती है ये किसके साथ, नेचुरल साइंस के साथ, जिसके अंदर हम बॉटनी मान लें, जूलॉजी मान लें, या पेडोलॉजी मान लें, या मेट्रोलॉजी मान लें। मेट्रोलॉजी आपको पता ही होगा, IMD का आपने नाम भी सुना होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम क्या करता है, क्लाइमेट, वेदर, IMD। अच्छा छोड़ो इसको, तो इनके साथ लिंक कर दें तो ये क्या हो जाएंगी, बॉटनी के साथ प्लांट, जूलॉजी के साथ जू, ऐसे करके इनके साथ। तो ये लिंकेज किसके साथ है, नेचुरल साइंस के साथ। दूसरा लिंकेज किसके साथ शो करती है, ज्योग्राफी भाई, सोशल साइंस के साथ। लाइक इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी या डेमोग्राफी प्लस जियोग्राफी। अच्छा इसके अंदर क्या होंगे, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी आपकी, नेचुरल रिसोर्स फिनोमिनाज आ जाएंगे, डेमोग्राफी पॉपुलेशन आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, और भी काफ़ी कुछ आती है सोशल के अंदर। फिर एक हो जाती है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र। इसके अंदर कि भाई ज्योग्राफी कैसे डिफाइन करती है आपकी समाजशास्त्र, यानी कि आप मान लो कोई व्यक्ति है और उनका देहांत हो गया है, तो ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको बरी किया जाए या उनको फायर, अग्नि या ऐसे लावा ही छोड़ा जाए। तो ये धर्म हो जाता है वैसे तो, पर ये सब कुछ है ज्योग्राफिकल भी डिपेंडेंसी होती हैं। ये आपको आगे समझाएंगे तब आपको पता चलेंगी सब चीज़ें ये कैसे क्या चलती हैं। अच्छा ये सब्जेक्ट मस्त है वैसे, एक नंबर का, पर शुरू के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, बाद में सब कुछ धीरे धीरे सही हो चला जाता है, तो आप इसको ज़्यादा वो ना लें। अच्छा अब मैं चलता हूँ ज्योग्राफी को पढ़ने की क्या अप्रोच होती है। भाई ज्योग्राफी तो मैं बता दिया, टर्म को साइन कर दी, अर्थ साइंटिस्ट के नाम बता दिए, उनका टाइम पीरियड बता दिया, उनके वर्क फंक्शन बता दिए। पर हम ये भी देखो ना कि ज्योग्राफी जो है उसकी अप्रोच भी तो होनी चाहिए पढ़ने की कोई। तो मैं इसको बांटता हूँ 2 पार्ट के अंदर, और 2 पार्ट के अंदर ही लगभग सब बांटते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक अप्रोच, एक होती है रीजनल अप्रोच। तो जो रीजनल तो आपको पता है किसने दी होगी, कार। अच्छा आप ये इससे याद कर लीजिएगा, अगर आपको रीजनल याद ना रहे ना, तो जैसे मैंने इसका बना रखे ट्रिक कैसे, CR, हर क्लास में क्या मिलता है, CR क्या चाहता है, हर चीज़ कैसे रहे, उसके अंडर रहे। एक रीजनल का होता है वो, हर क्लास का CR होता है, स्कूल का CR नहीं हो सकता, कॉलेज का CR नहीं हो सकता, क्लास का CR होता है। तो क्लास क्या एक रीजन है, तो स्कूल आपको क्या हो गया, एक बड़ा पार्ट। तो CR हमेशा यानी कार हमेशा काम आएंगे रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। तो जैसे सिस्टमेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे, भाई ये सिस्टमेटिक किसने दी थी, वही AVN, आपको पहले बताया था AVN, और ये इसको मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है, ये आपको मैंने बताया है, इसको याद रखिएगा। AVN को इन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच लाया और कार्ल वॉन ने रीजनल अप्रोच लाई। तो सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिजिकल, ह्यूमन, बायो, ज्योग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी, यही है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लैंड फॉर्म्स देख लेंगे, रिवर, माउंटेन्स, ये। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन, सोशल, इकोनॉमिक्स, ये देख लेंगे। बायो के अंदर वही जूलॉजी, प्लांट, ये। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बन गई। ऐसा नहीं कर रही कि भाई प्लांट के अंदर भी सोशल बांट दिया, या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के ऊपर हम पढ़ने गए हैं, और पढ़ने हम क्या गए हैं, कोरल रीफ, और वहाँ हम क्या कर गए हैं, वहाँ कोरल रीफ पढ़ने, मतलब सॉरी कोरल रीफ के ऊपर ज्योग्राफी देखने गए हैं, कहाँ पा जाती है, और आप देख क्या रहे हैं वहाँ, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को डिपेंड कर रहे हो। तो ऐसी डिपेंडेंसी नहीं, एक सिस्टमेटिक वे। जबकि रीजनल ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने क्या बताया, ये क्या स्टडी की जाए, एक प्लानिंग हो आपके पास, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा प्लानिंग हो गई तो अब डेवलपमेंट हो गया, फिर उस डेवलपमेंट के बाद एनालिसिस,
कि हमने जो किया है उसकी सही अप्रोच है या नहीं है। तो इस हिसाब से हम ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करते हैं बेसिकली 2 मेजर अप्रोचेज़ के थ्रू। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके और आगे। अब आ जाते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कुछ नहीं है। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो ह्यूमन है, ये कोई इन्वायरमेंट है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कुछ नहीं होता कि एक विद रेफर्स टू टाइम, हम टाइम को रेफर करके, कि ह्यूमन ने ना मॉडिफाई किया है किसको, इन्वायरमेंट को। आगे मैं बताऊंगा आपको, फिलोसफिकल पॉइंट पे आएंगे ये चीज़ें कि ह्यूमन ने इसको मान लेता हूँ फॉरेस्ट मॉडिफाई कर, खा के जंगल भाई इंसान, शेर को मार दिए या कोयला निकालने लग रहे हैं, तो ह्यूमन ने मॉडिफिकेशन की। पहले वो कोयला थोड़ा निकालता था, पहले थोड़े से कम चलाता था, फिर उसने टूल्स मॉडिफाई कर लिए, फिर उसने अप्रोच मॉडिफाई कर ली। वो पहले छोटी सड़कें बनाता था, अब बड़ी सड़कें बनाने लग गया। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं किसके, टूल्स की, बट इन रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। मैं यहाँ इन्वायरमेंट से फोर्स लेके चला हूँ। तो ये आ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। इसके ऊपर है ना फिलोसफी बहुत आई होप फिलोसफी तो आप जानते होंगे। फिलोसफी क्या होती है भाई? फिलोसफी कुछ नहीं होती, ठाली बैठे हुए इंसानों ने कुछ चीज़ें निकाली, उसको हम फिलोसफी बोल देते हैं। मेरा मानना तो यही है, जब इंसान के पास खाना सरप्लस हो जाता है तो वैसे ही करने लग जाता है। अच्छा, ये तो चलो ठीक नहीं, इसको लेके चलता हूँ। देखो इसके अंदर क्या है, पहला इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर क्या बोलेंगे कि नेचर है ना जो इज सुप्रीम, कि इन्वायरमेंट है ना वो डिटरमाइन है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देके चलता हूँ। ह्यूमंस ने सेटलमेंट कर ली पहाड़ों के अंदर, अब उत्तराखंड में, हिमाचल में। अब वहाँ क्या, उसने डेवलपमेंट कर ली, उसने पेड़ पौधे काट दिए, जो भी उसने करना था, बट इन्वायरमेंट हमें सुप्रीम होता है। एक दिन बाढ़ आई और सब कुछ क्या कर गई, जीरो। तो ये इसने क्या कहा कि इन्वायरमेंट सबसे सुप्रीम होता है, पहली थ्योरी। जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट आपका, डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि ह्यूमन की एक्टिविटी कैसी होंगी। अब मान लो कोई आदमी हरियाणा में रहता है, वो खेत में काम करता है, तो वो क्या चीज़ें उगा सकता है? मेरा मानना ये, एक बड़े लैंडफॉर्म के ऊपर वो क्या चीज़ें उगा सकता है, गेहूँ, चावल और कुछ सीरियल्स भी उगा सकता है। बट मैं ये चाहूँ कि हरियाणा के अंदर मैं अखरोट की खेती कर दूँ, बादाम खेती कर दूँ, वो नहीं हो सकती ना भाई, क्योंकि इसलिए क्या कह रहा है कि नेचर इज सुप्रीम, कि वो नहीं कर सकता क्योंकि नेचर सुप्रीम है। ये हमारी पहली थ्योरी है। वाइट ठीक है यार, ये थोड़ा अच्छा दिखता है। दूसरा फिलोसफिकल पॉइंट क्या आता है भाई, पॉसिबिलिज्म। ये क्या कहता है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है कि पॉसिबिलिटी किस की है, कि ह्यूमन है ना वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि नेचर को वो सेल्फ मॉडिफाई करता है अपने अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल आप कैसे देंगे? इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लो पहले कहीं ना इंडिया के अंदर ना पहले टमाटो नहीं था, बाहर से आके टमाटो इंट्रोड्यूस कर दिया और अब इंडिया एक सरप्लस अमाउंट में टमाटो उगाता है। तो ये क्या है कि एंडलेस पॉसिबिलिटी थी ना उसके पास, तो वो ले आया टमाटो अपने उसने, जबकि इन्वायरमेंट में टमाटो था ही नहीं कभी,
तो वो ले आया। अच्छा, तो अब ये तो कहो कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। हाँ भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो गई ये दोनों। तो अब इसका क्या करें? देखो, इसके बाद आती एक नियो डिटरमिनिज्म। नियो का मतलब होता है न्यू, और डिटर मतलब आपने पहले बताया था कि भाई सुप्रीम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये ना जो कि पहली डिटर्मिनिज्म और दूसरी जो आपकी है पॉसिबिलिज्म, दोनों को कंसेप्ट को मिक्स करके एक नई थ्योरी आई। ये थ्योरी ग्रिफिथ टाइलर इन्होंने दी। इन्होंने क्या किया कि इन्वायरमेंट प्लस पॉसिबिलिटी दोनों को मिक्स कर दिया। यानी कि इसका एग्जांपल मानते हैं, ठीक है भाई, अगर आप नेचर सुप्रीम लेके चलते हैं तो आप देखते हैं कि नेचर सुप्रीम होने के बाद भी क्या हो रहा है। मैं हरियाणा के अंदर ही बात करता हूँ। हरियाणा के अंदर क्या किया, लैंड को बांट लिया। अब एक जगह जो उमन ने जैसे कि राइस की खेती करी, दूसरी जगह उमन ने खेती की गेहूं की, मान लो तीसरी जगह खेती की उसने किसी की मस्टर्ड की, मान लो खेती की। तो ये तो हो गया डिटर्मिनिज्म कि भाई यहाँ पे यही खेती हो सकती थी और यही की। बट कुछ लोग उसमें से उठ के आए, उन्होंने हाँ भाई हमारे पास राइस का तो है, बट मैं अब क्या करूँगा, इस राइस के प्लांट के अंदर कुछ जगह के ऊपर मैंने ग्रीन हाउस बना दिया, जो कि हम बनाते भी हैं। और इस ग्रीन हाउस के अंदर इन्वायरमेंट को ऐसे सेटअप किया कि अब यहाँ पे समर में भी कैरेट होने लग गई, जो कि होती भी हैं। तो इस हिसाब से क्या किया, मैंने मॉडिफाई किया। तो ये क्या है, कहता है कि न्यू डिटर्मिनिज्म की एक लार्ज स्केल पे अगर आप देखोगे तो हमेशा एंडलेस मतलब आपको एक डिटर्मिनिज्म मिलेगा, सुप्रीमेसी मिलेगी नेचर की। बट अगर आप उसी को जब छोटे स्केल के ऊपर ले आओगे, एक स्मॉल स्केल पे ले आओगे, तो आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ भी, यानी पॉसिबिलिज्म कंसेप्ट भी आपको दिखेगा। तो ये दोनों का मिक्सर बनाया गया। आई होप आपने समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अच्छा, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, उसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको पसंद आती हैं तो। ऐसा कोई नीड भी नहीं है भाई। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सबसे पहले चैप्टर में क्या आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाई लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ, मैंने जैसे याद कर रखे हैं लॉन्गी और लेटी। लेटी मतलब लेटी हुई। अच्छा, इसको बता देता हूँ पहले है क्या। एक टर्म आपको मैं समझाता हूँ साइंटिफिक वे में, फिर अपने वे में। देखो, ये कुछ नहीं, एक एंगुलर डिस्टेंस है। क्या ये एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ की सरफेस से। परिणाम पे कहाँ गए, अर्थ की सरफेस पे तो है। एंगुलर डिस्टेंस है कहाँ पे, अर्थ की सरफेस पे है। पर इसको एंगुलर को नाप पे कैसे, अर्थ के सेंटर से टू इक्वेटोरियल प्लेन्स तक। इक्वेटोरियल प्लेन्स, तो ये तो इसके हो गए भाई एक प्रकार से डेफिनेशन लैटिट्यूड्स की। इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। अच्छा, अब लैटिट्यूड्स की मैंने डेफिनेशन बता दी। देखो, अब उसके अंदर बताता हूँ आपको होती क्या है। चलो मैं आपको दिखा दूँ पहले, चलो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसको आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी दिखा दूँगा। देखो, ये मान लो आपकी अर्थ, तो ये आपका मैं मान के चलता हूँ नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है, ये रेखाएं हैं ऐसी,
ये इमेजनरी लाइन है, कोई भगवान की खींची हुई नहीं है, ये इमेजनरी लाइन होती हैं। और हर लैटिट्यूड्स का एंगुलर डिस्टेंस कैसे नापते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको बीच से कट कर दीजिए, ऐसे मानता हूँ मैं, तो आप इसको ऐसे कट करके और ये पीछे पूरी अर्थ ऐसे, मतलब 3D स्ट्रक्चर में इसको देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो गई है, और मैंने कहाँ पॉइंट से नापा है, इस पॉइंट से, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। आइए, मेरे पता ही आपको समझ में नहीं आया होगा, 3D डायग्राम नहीं है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये एंगुलर डिस्टेंस है। आप बेसिकली ये याद करिए कि जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं ना, उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अच्छा ठीक है भाई, मैंने बोल दिया उनको लैटिट्यूड। अब मैं बताता हूँ कि मान लो मैंने बोला 10 डिग्री नॉर्थ से 11 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि ऊपर की तरफ, ये तो कोई 10 डिग्री पे था, ये 11 डिग्री, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, यानी कि सॉरी ये क्या लिख दिया, 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंगुलर डिस्टेंस जो हम नापते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट, एक जो बात की बातें हैं वो रहने दो, ये रहने दो। तो ये तो मैंने बता दिया आपको लैटिट्यूड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब मैं बताऊँ आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, तो मैं आपको मैप के थ्रू भी करवाऊँ थोड़ा वो। दूसरा हम करते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? ये होती हैं एंगुलर डिस्टेंस है, ये भी सेम। कहाँ से है? ईस्ट टू वेस्ट। पर नापेंगे कहाँ से? एक प्राइम मेरिडियन है हमारे पास, प्राइम मेरिडियन। अच्छा, पूछो प्राइम मेरिडियन क्या है? देखो, प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं है, ये आप धरती मानो पूरी गोल है, ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ये इंडिया सा है, ये थोड़ा अफ्रीका कॉन्टिनेंट सा आ गया, ये यूरोप हो गया है, ये ऊपर रसिया है पूरा, ऐसे ही आपका ये नॉर्थ अमेरिका वगैरह में मान के चलता हूँ, ये अफ्रीका थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा ग्रीनविच वगैरह, और ये ऊपर की तरफ फैला हुआ है, ऐसा लगभग थोड़ा ऐसा ही है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसा आ जाता है, समंदर, ये छोटा छोटा डायग्राम है। प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं है, लंदन है ना भाई, अब ये मान जो यूके है, लंदन है, वो है ना हब रहा है साइंटिस्ट का। वैसे तो ना फिलोसफी का पूरा ही अब ये लगभग नीचे का पूरा एरिया ही फिलोसफिकल हब रहा है, पर लंदन में मान के चलता हूँ साइंटिफिक हब। मानता क्यों है यार वो, उसके अंदर है ना एक जगह है ग्रीनविच नाम से, उस ग्रीनविच से ना एक ऐसे लाइन पास कर दी इमेजनरी, उसको बोल दिया कि जो उसके इस तरफ है वो ईस्ट है, उसके इस तरफ जो है वो वेस्ट है। और ये लाइन कहाँ से पास है? ग्रीनविच लंदन, यही बस याद रखिए। और इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? प्राइम मेरिडियन, या फिर खाली मेरिडियन भी बोल देते हैं इसको। अच्छा, स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ मैं इसकी, MERIDAN, मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं। तो ये है इसके बारे में। अच्छा, इसके बारे में और कुछ भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो लाइन है ना प्राइम मेरिडियन, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? 0 डिग्री पे। फिर हमने इसको क्या बोल रहा है कि 2 भाग में अर्थ को बांट दिया है, एक को मैंने पहले वक्त बताया कि साउथ, एक को नॉर्थ। तो ऐसे ही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे, और सेम ऐसे ही इस तरफ। तो इस हिसाब से मैंने अर्थ को बांटा है। तो एक तो हो गया आपके पास नॉर्थ, एक साउथ।
तो हम इसे जब नापते हैं तो हम लिखते हैं भाई नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ये सब कुछ इसके अंदर फिनोमेना हम आगे देखते हैं। बाकी मैं आपको एक बार ना थोड़ा डायग्रामेटिकली और दिखा देता हूँ। सॉरी, मैं आपको अर्थ की एक बार वो फॉर्म दिखा के और उसके बाद बताता हूँ कैसे क्या। ये तो एप्पल मैप्स। ड्राइविंग में शायद सही दिखे। आयो, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा इंटरनेट लैग कर गया। हम थोड़ा इंटरनेट से करके देखते हैं, बिना इंटरनेट चलता नहीं है थोड़ा। अभी फिलहाल सेटेलाइट मोड पे आ जाते हैं, एक बार थोड़ा इंटरनेट कनेक्ट हो जाए उसके बाद आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये है अर्थ। इंटरनेट कनेक्ट हुआ ही नहीं हुआ अभी। हो गया। तो हम इसको दिखाते हैं ड्राइविंग फॉर्म में। देखिए आप इसको, मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये आप इंडिया मान लें, ये इंडिया है, ये है लाइन। अर्थ को जिस दो भागों में बांटा गया, इक्वेटर, ऊपर वाला नॉर्थ बोला गया, नीचे वाला साउथ बोला गया। अब जो ये लेटी हुई लाइन आपको दिख रही है, जैसे इमेजनरी लाइन है ये, तो दो आपको दिखाता हूँ। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लिख रखा है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के जस्ट ऊपर। और ये भी आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से पास आउट हो रही, कहाँ से पास आउट नहीं हो रही ये लाइन। एक जस्ट, तो ये हो गया ऊपर की तरफ, एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनको बोलते हैं लेटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो यहाँ से शुरू होंगे, मान के चलो यहाँ से शुरू हुआ, मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से शुरू होके ऊपर की तरफ, यानी कि जो इस पोल पे जाके मिल रही हैं ऐसे लंबी, जो ऊपर जाके मिल रही हैं ऐसे। ये तो क्लिक हो गया ऊपर की तरफ, कोई नहीं, यहाँ पे जाके मिलती हैं उनको बोल देते हैं। तो आई होप आप समझ गए हो गए। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं इसको सीधी करने की कोशिश करूँगा अर्थ को, तो वापस 23 डिग्री पे ऊपर चली जाएगी। ये इसका अच्छा फिनोमेना है एक थोड़ा एप्पल मैप का। अब मैं आपको दिखाता हूँ लंदन। ये लंदन है, इस लंदन में ग्रीनविच जगह है। ग्रीनविच एक पार्क टाइप ही है। अब वो कहाँ है ये एग्जैक्टली आपको, मतलब आप मान के चलो इस यहाँ से एक मेरिडियन लाइन ऐसे अज्यूम करके चलो कि एक लाइन है जो ऐसे पास आउट कर दी। तो इसके जो इस तरफ है, इस्तांबुल, कराची, इंडिया, ये सारे आ गए ईस्ट में, और जिसके पीछे वाले हैं सारे आ गए वेस्ट में। और जो जस्ट लंदन के पीछे, यानी कि ये ओशियन आपको पड़ता है, जो ये ओशियंस, यहाँ से वो पास आउट ऐसे कर रखी है और हम उसको नाप के चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस मैप से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी चैप्टर हम आगे करेंगे।